दोस्तों, आप सुनना शुरू कर चुके हैं जज्बातों का जहां विद जावेद अख्तर। और आज मैं एक बार फिर से नई कहानी के साथ आपके सामने हूं, जो है मशहूर जेम्स हेडली चेज की मौत का सफर। तो आइए जल्दी से इस कहानी को शुरू करते हैं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से कर लीजिए ताकि ये कहानी आपको टाइम पर मिल पाए। मौत का सफर। ड्राइंग रूम में ब्यूसी सामने की तरफ कारपेट पर लेटा हुआ था। खून की पतली धार उसके सिर से बह रही थी। उसकी आंखें ठहरी हुई थी। उसके खुले मुंह से उसके पीले दांत दिखाई दे रहे थे। वो मर चुका था। किसी ने उसके सिर में गोली मारी थी। हॉल में पहुंचकर फेनर आहट लेने लगा, फिर बेडरूम की तरफ चल दिया। बेडरूम के दरवाजे पर कदम रखते ही वो ठिठक कर रुक गया। सामने कुर्सी पर थेलर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर हैरानी की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थीं। उसके मुंह से खून की पतली धार उसकी कमीज की तरफ बह रही थी। उसकी आंखें बेजान थीं। वो भी मर चुका था। पेनर समझ गया कि थेलर को उस वक्त गोली मारी गई होगी जब वो दरवाजे की तरफ मुंह किए कुर्सी पर बैठा होगा और शायद ग्लोरी से बात कर रहा होगा। तब थेलर का कोई जान पहचान वाला आदमी अंदर आया होगा। थेलर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और आने वाले ने बिना बोले ही उसे गोली मार दी होगी। तभी जैसे एक आवाज आई, जैसे किसी ने कुर्सी खिसकाई हो। आवाज रसोई घर से आई थी। फेनर चुपचाप खड़ा था। कुर्सी खिसकने की आवाज फिर आई। फेनर रसोई घर की तरफ चला गया। उसने धक्का मारकर दरवाजा खोला और रिवॉल्वर लिए हुए रसोई घर में घुस गया। नाइटेंगल रसोई घर में एक कुर्सी के पीछे खड़ा था। उसके हाथ में बिना वॉस का ऑटोमेटिक रिवॉल्वर था। जैसे ही उसकी नजर फेनर पर पड़ी, उसका हाथ ढीला हो गया। उसने एक हाथ से अपना पेट पकड़ रखा था, जिससे खून बह रहा था। फेनर ने उसे पकड़कर कुर्सी पर बैठा दिया। नाइटेंगल ने कहा, मुझे मत छुओ, और फिर उसका मुंह लटक गया। मैं भी डॉक्टर को लेकर आता हूं, तुम अपने आप को संभालो, फेनर ने कहा। कोई डॉक्टर मुझे नया पेट नहीं दे सकता, नाइटेंगल धीरे से बोला। क्या हुआ था? फेनर ने जल्दी से पूछा। मैंने थेलर को गोली मार दी, तब भी उसी मेरी तरफ बढ़ा। मैंने सोचा मैंने सोचा मैं उसे भरोसे में ले लूं। उसने मुझे 5 छड़ मारी, इसलिए मैं उसे गोली मारने पर मजबूर हो गया। मैंने उसे गोली मार दी। तुमने थेलर को क्यों मारा? फेनर ने पूछा। उन्होंने क्यूरली को मार डाला। थेलर ने ही मरवाया था। मैं कॉल्स के पास भी जाना चाहता था, लेकिन अब न जा सकूंगा। नाइटिंगेल की आवाज पतली हो गई। उन्होंने उसे इसलिए मारा क्योंकि तुम और वो मेरे ज्यादा नजदीक आ गए थे। लेकिन थेलर तो उसे अपने रास्ते से अलग करना चाहता था। वो अच्छी तरह जान गई थी। वो और मैं, हम दोनों ही जानते थे। हम तुम्हारे बारे में भी जानते थे। ग्लोरी उसी के सहारे थी, और उसका वो चीनी। चीनी कौन? फेनर ने जल्दी से पूछा। चोंग, जिसकी लाश तुम्हारे ऑफिस में रख दी गई थी। तुम उसके बारे में जानते हो? नाइटिंगेल ने अपनी आंखें मूंद ली। उसने अपना हाथ पेट पर कस लिया। उसने बड़ी कठिनाई से कहा, हाँ, मैं जानता हूँ। कॉल्स ने उसे अपने साथ मिला लिया था। ग्लोरी उसे धोखा दे रही थी। जब ग्लोरी को थेलर न्यूयॉर्क ले गया तो चोंग भी आया था। वो कॉल्स के लिए चिंक जुटाने का काम करता था। कॉल्स ने सोचा, ये बेवकूफ़ ग्लोरी के चक्कर में है, इसलिए उसने उसकी निगरानी के लिए 2 आदमी भेज दिए। उन्होंने उसे खोज निकाला और मार डाला। थेलर ही उसकी लाश तुम्हारे यहाँ छोड़कर आया था। फेनर चुपचाप खड़ा था। वो चोंग की लाश मेरे ऑफिस में क्यों छोड़ आया था? मैं नहीं जानता। ये गहरा खेल खेलना चाह रहे थे, नाइटेंगेल ने कहा। वो बहुत कठिनाई से बोल पा रहा था। हर शब्द अटक अटक कर बोल रहा था। कुछ घटनाएं न्यूयॉर्क के ट्रिप में घटी थीं, और उन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ है। चोंग, क्या ग्लोरी उसे चाहती थी? फेनर ने पूछा। नाइटेंगेल का दर्द बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो चाहता था कि मरने से पहले वो सब कुछ बता दे जो वो जानता है। वो उसके लिए पागल थी। थीलर ने उसे गर्मी दी थी। मैंने उसे गोली मार। फिनर ने देखा नाइटेंगेल गिर रहा है। वो आगे बढ़ा, लेकिन नाइटेंगेल कुर्सी से नीचे गिर गया। फिनर ने झुककर उसका सिर अपने हाथों में ले लिया। नाइटेंगेल ने अटकते हुए कहा, क्रोटी अच्छा आदमी है, तुम उसे बताना मैंने तुम्हारा साथ दिया है।
नाइटिंगेल कुछ और कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। जरूर कहूंगा, मेरे लिए तुम बहुत अच्छे आदमी साबित हुए, फेनर ने जल्दी से कहा। कॉल्स का पीछा करो, वो विस्की जोइस भागा। वो आगे कुछ और ना कह पाया। उसका सिर एक तरफ लुढ़क गया। फेनर ने उसका सिर धीरे से फर्श पर रख दिया और खड़ा हो गया। उसने रुमाल से हाथ साफ करके जेब में से टेलीग्राम निकाला। उसमें लिखा था, मरने वाली औरत जिसे तुम मैरिन समझे थे, उंगलियों के निशान की जांच के बाद एंड्रियो लिंडसे की भागी हुई बताई गई है, और बाकी सभी तरह से वो मैरी नहीं मालूम होती। प्यूला। फेनर ने लिफाफा जेब में रख लिया और कुछ सोचने लगा। मेरा ख्याल है कि इस केस को मैं जल्दी से खत्म कर दूंगा। उसने एक नजर नाइटिंगेल पर डाली और बंगले से निकल गया। वो सोचने लगा, ग्लोरी कहाँ है? थेलर मर चुका है, वो फिर अकेली रह गई है। शायद वो नोलिन के पास हो। लेकिन नोलिन की अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। जिस औरत ने 3 आदमियों को एक साथ शूट किए जाते देखा हो, वो अचानक कोई अच्छी योजना नहीं बना सकती। वो अपने अंदर कमजोरी महसूस करेगी। ऐसी हालत में वो उसी के पास जाएगी जिसे वो अच्छी तरह जानती हो। वो नोलिन को जानती है, वो उसका पति है। जब मेन रोड आ गया, उसने टैक्सी ली और ड्राइवर को नोलिन के जुआघर का पता बता दिया। कुछ देर के बाद टैक्सी नोलिन के जुआघर के सामने पहुंचकर रुक गई। फेनर जब जुआघर के अंदर जाने लगा तो दरवाजे पर खड़े दरबारों ने उसे घूर कर देखा। उसने उनकी नजरों की कोई परवाह नहीं की। वो हॉल में पहुंच गया। वहां 2 कौने खड़े थे। नोलिन अंदर है? फेनर ने नोलिन के ऑफिस की तरफ देखते हुए पूछा। वो बिजी हैं, एक कौने ने कहा और उसे रोकने की कोशिश की। फेनर ने उसे धकेल कर दूर हटा दिया और दरवाजा धकेल कर ऑफिस में चला गया। नोलिन, केंजरिस्की और एलेक्स मेज के चारों तरफ बैठे थे। बिना लेबल की एक काली बोतल और गिलास उनके सामने रखे थे। उनकी उंगलियों में सुलगती हुई सिगरेट थी। उसे देखते ही नोलिन ने चिल्लाकर कहा, क्या कॉल्स को खत्म करने की योजना थी? स्कैफी और स्कैल्फनी मारे गए। ये दोनों भी अगर भाग ना जाते तो मारे गए होते। फेनर नोलिन से इस वक्त झगड़ा करने के मूड में नहीं था। उसने अपने हाथ डेस्क पर टिकाकर नोलिन के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, पाइप नीचे डाल दो। तुमने अभी अभी मुझसे कहा है कि स्कैफी और स्कैल्फनी मारे गए, तो क्या हुआ? बिना कुछ खोए कभी लड़ाई जीती गई है? 2 आदमी खोकर हमने उनकी सारी मोटर बोटें बेकार कर दी, उनका आधार भी खत्म कर दिया। थेलर मर गया, नाइटिंगेल मर गया, मिलर मर गया, ब्यूसी मर गया, 6-7 दूसरे आदमी मारे गए। क्या उनकी कोई कीमत नहीं? थेलर? नूलन ने शराबियों जैसी लड़खड़ाती आवाज में कहा, अब कॉल्स और रेजर बचे हैं, उन दोनों को मैं देख लूंगा। एलेक्स भी तैयार हो गया। वेस की जाइज कहाँ है? फेनर ने कहा, वो नीगर बीच से लगा हुआ है। फेनर ने नोलिन से कहा, मैं कॉल्स की खोज में जा रहा हूँ, वापस लौटकर तुमसे ज़रूरी बातें करनी हैं। ये इस काम का आखिरी भाग है। और फिर उसने उन दोनों की तरफ मुड़कर कहा, 2 थॉमसन रिवॉल्वर ले लो, हम विस की जाइज जा रहे हैं। कॉल्स वही हैं। एलेक्स ने कहा, अब हम 3 हैं, अब कॉल्स हमारे हाथों से बच नहीं सकेगा। फेनर केंजरिस्की और एलेक्स के साथ बाहर आ गया। एलेक्स ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। जब कार स्टार्ट होकर चल पड़ी तब फेनर ने कहा, तुम लोग अपने अपने रिवॉल्वर लेकर तब तक बाहर रहना जब तक कि तुम फायर की आवाज़ ना सुनो, और अंदर आने के बाद तक फायर करते रहना जब तक कि तुम ये ना समझ लो कि अब शूट करने के लिए कोई नहीं बचा। एलेक्स बोला, ये अनोखी रात होगी। कार ड्यूवेल स्ट्रीट पर तेजी से दौड़ने लगी। ड्यूवेल स्ट्रीट आइसलैंड की लंबाई में फैली हुई थी। रास्ते में उन्हें कोई कार नहीं मिली। एलेक्स कार बहुत तेजी से ड्राइव कर रहा था। साउथ स्ट्रीट पर पहुंचकर कार की स्पीड कम करके एलेक्स ने कार दाईं तरफ मोड़ ली। साउथ स्ट्रीट के छोर पर पहुंचकर उसने इंजन बंद कर दिया। विस्की जाइस नीगर बीच के कोने पर था। फेनर कार के बाहर आया और सड़क पर आगे आगे चलने लगा। वो दोनों उसके पीछे थे। उनके हाथों में रिवॉल्वर थे। फेनर बोला, क्या तुम्हें पता है कि इस मकान के पीछे क्या है? एलेक्स बोला, पीछे बियर हाउस है। पॉसिबल है कि कॉल्स वहीं हो। हमें वहीं चलना चाहिए। विस्की जाइज बार रात में बंद रहता है। अंधेरे में वो लकड़ी का ढेर मालूम होता है। एलेक्स बोला,
इस पगडंडी से नीचे की तरफ चलो, फेनर बोला। तुम दोनों यहीं रुको। वो पगडंडी से नीचे की तरफ चल पड़ा। घना अंधेरा था, सड़ांध चारों तरफ फैली हुई थी। फेनर चुपचाप दबे पांव बढ़ता जा रहा था। पगडंडी के आखिर में छोटा सा चौराहा था। दाईं तरफ मुड़कर पीछे की तरफ विस्की जाइज था। वहां बस वही एक बिल्डिंग थी जिसकी छत चौरस थी। वो छुपता हुआ आगे बढ़ रहा था। दरवाजे में ताला लगा हुआ था। फेनर ने बहुत कोशिश की लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने बिल्डिंग के चारों तरफ घूमकर देखा। उसे कहीं कोई खिड़की दिखाई नहीं दी। बिल्डिंग के कोने पर दीवार के साथ लोहे का जीना था जो अंधेरा होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। वो पगडंडी पर खड़े एलेक्स और केंजरिस्की के पास आ गया और धीमी आवाज में बोला, मेरा ख्याल है कि हमने उसे खोज लिया है। बिल्डिंग में केवल एक दरवाजा है। तुम दोनों दरवाजे के पास जाकर लेट जाना है और जैसे ही वो कसाई बाहर आए अपना काम शुरू कर देना है। बस इतना ध्यान रहे कि उसकी नज़र तुम पर ना पड़ने पाए। मैं ऊपर छत पर जा रहा हूँ, कोई गलती मत करना। फेनर बिल्डिंग की सीढ़ियों पर पहुंच गया। आगे वाली हर सीढ़ी पर जाने के लिए बड़ी सावधानी बरतनी पड़ रही थी। उसने गिना, कुल 40 सीढ़ियां थीं। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर उसने सिर उठाकर देखा। छत के बीचों बीच हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। वो धीरे धीरे छत पर पहुंच गया। अपना हेड पीछे की तरफ सरकाकर उसने उस कमरे की तरफ देखा। कॉल्स कमरे में था। रेजर भी वहीं था। एक आदमी और भी था जिसे वो नहीं जानता था। कमरा बहुत नीचा था, गड्ढे की तरह। कॉल्स बिस्तर पर बैठा सिगार पी रहा था। रेजर लेटा हुआ था। उसका सिर दीवार की तरफ था। दूसरा आदमी ऊँग रहा था। फेनर छत के बीचों बीच पहुंच गया था। कमरे की खिड़की शीशे की थी। फेनर अपने पैरों पर उचका और शीशा तोड़कर कमरे में कूद गया। कॉल्स के सिगार की राख उसके मुंह पर गिर पड़ी। फर्श पर लेटे आदमी ने अपने रिवॉल्वर की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन बेकार। वो इतनी नींद में था कि उसका हाथ रिवॉल्वर तक पहुंच ही नहीं पाया कि फेनर ने उसे गोली मार दी। कॉल्स और रेजर जैसे जम गए। वो फेनर की तरफ इस तरह देखने लगे जैसे उस पर झपट पड़ना चाहते हों। फेनर ने कॉल से कहा, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम दोनों को मार डालूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने हाथ से नहीं मारूंगा। तुम दोनों आपस में लड़ो, जो बच जाएगा उसे छोड़ दूंगा। मैं उसे नहीं छूऊंगा। रेजर अचानक चिल्ला उठा, मैं इसे मार डालूंगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे? हाँ, फेनर बोला। कॉल्स ने रेजर को घूरते हुए देखा। ऐसा मत करो रेजर, मैं तुम्हारा बॉस हूं, तुम इसकी बातों में मत आओ। रेजर अपनी कुर्सी से धीरे से उठा। उसके चेहरे पर पक्का फैसला झलक रहा था। फेनर बोला, ठहरो, अपना मुंह दीवार की तरफ करो। रेजर ने घूरकर फेनर की तरफ देखा। फेनर ने कहा, अपने हाथ ऊपर उठाकर दीवार की तरफ मुंह कर लो। रेजर ने वैसा ही किया। फेनर ने अपना रिवॉल्वर उसकी पीछे की जेब पर अड़ा दिया। यहीं खड़े रहो, मुड़ना मत। फिर वो कॉल्स की तरफ गया और उसकी कमीज पकड़कर उसे उठा लिया और बिस्तर पर धकेल दिया। फेनर एक कोने में दीवार के साथ जा खड़ा हुआ। उसने कड़क कर कहा, देर क्यों कर रहे हो? क्या तुम में से एक अपने घर नहीं लौटना चाहता? कॉल्स ने रेजर को घूमकर देखा। रेजर ने खूनी जानवर की तरह उसे घूरा और फिर आंखें मूंद कर कॉल्स के ऊपर झपट पड़ा। कॉल्स एक और मुड़ गया। उसने अपना सिर रेजर को मारा। रेजर ने कॉल्स को बूट की ठोकर मारी। कॉल्स रेजर को लेकर नीचे आ गिरा। तभी कॉल्स ने अपनी उंगली रेजर की आंख में घुसेड़ दी। रेजर दर्द से चीख उठा। कॉल्स को मौका मिल गया और उसने रेजर को अपने ऊपर से उठाकर नीचे पटक दिया। रेजर बेहोश हो गया। तुम लकी हो कॉल्स, लेकिन अभी रेजर जिंदा है। तुम उसे तब तक पीटो जब तक कि वो मर ना जाए। जब रेजर मर जाए तो तुम भाग जाना। कॉल्स रेजर पर टूट पड़ा और जब रेजर ने हिचकी लेकर अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली तो फेनर ने कहा, अब तुम जा सकते हो कॉल्स। कॉल्स ने दरवाजे को ठोकर मारी और दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। फेनर ने उसके जीने से उतरने की आवाज़ सुनी। अचानक 2 रिवॉल्वरों के फायरों ने रात की नीरवता भंग कर दी, लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। फेनर अपना रिवॉल्वर लिए खड़ा था। उसने एक सिगरेट सुलगाई और बोला, मेरा ख्याल है यहाँ का काम खत्म हो चुका है। अब मुझे प्यूला के पास वापस लौट चलना चाहिए। और फिर वह लोहे के जीने से धीरे धीरे नीचे उतर आया।
जैसे ही वो नीचे पहुंचा, उसने कार के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी। उस कार में एलेक्स और केंजरिस्की थे। वो उस तरफ गया जहां कॉल्स की लाश पड़ी थी। उसे शक नहीं रहा, उन दोनों ने अपना काम अच्छे ढंग से पूरा किया। वो तीनों नोलिन के जुआ घर की तरफ चल पड़े। फेनर जैसे ही नोलिन के ऑफिस पहुंचा, नोलिन ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा क्या ख्याल है? फेनर ने पूछा। वो दोनों मर गए। अब तुम ये बताओ, ग्लोरी कहाँ है? नोलिन ने अपना मुंह रुमाल से साफ करते हुए कहा, वो दोनों मर गए, मुझे भरोसा नहीं होता। फेनर ने फिर पूछा, ग्लोरी कहाँ है? क्यों? नोलिन ने अपना हाथ डेस्क पर रखते हुए पूछा। कहाँ है ग्लोरी? फेनर को गुस्सा आ गया। ऊपर है, तुम उसे इस झगड़े से निकाल दो, मैं उसे अपनी कस्टडी में ले रहा हूँ। क्या खूबसूरत आइडिया है, फेनर गुर्राया। तुम कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी हो, वो मेरी पत्नी है। फेनर ने अपनी कुर्सी पीछे सरकाई। पुराने उल्लुओं की तरह आजकल के उल्लू नहीं हैं। मरने वाले ग्लोरी का मनी बैग और अब की नई ग्लोरी, क्या बात है? अपनी बकवास बंद करो फेनर, मैं इसे पसंद नहीं करता, नोलिन ने कहा। मैं उस औरत से मिलने जा रहा हूँ, बताओ कहाँ है वो? फेनर ने पूछा। तुम मुझसे नहीं मिल सकते। ठीक है, मैं उससे नहीं मिलूंगा, लेकिन याद रखो, मैं 1 घंटे के अंदर अंदर वारंट और अपने आदमी लेकर उसे गिरफ्तार करने आ रहा हूँ। तुम्हें उस तरफ से कुछ नहीं मिलेगा, वो बेकसूर है। जरूर, मेरे पास एक हत्या का सबूत है। कैसी हत्या? सब मालूम हो जाएगा। मेरे पास तुमसे बात करने के लिए वक्त नहीं है। अब मैं उससे या तो यहीं मिलूंगा या जेल में। उस औरत को मैं इस रास्ते पर नहीं चलने दूंगा। नोलिन का चेहरा हैरानी से फैल गया। उसने कहा, ऊपर दाईं ओर के कमरे में चले जाओ। मुझे भरोसा नहीं है कि तुम यहीं बैठे रहोगे, फेनन ने कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो ऊपर दाईं तरफ के कमरे में पहुंच गया। उसने हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। ग्लोरी कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। फेनन ने दरवाज़ा बंद किया और उसके सामने जा बैठा। हम दोनों थोड़ी देर बात करेंगे, फेनन ने कहा। ग्लोरी कुर्सी पर बैठ गई। इस वक्त नहीं, बहुत रात हो चुकी है, मैं सोना चाहती हूँ, मैं थकी हुई हूँ। मैंने उससे कहा था कि किसी को भी ऊपर ना आने दे। फेनर ने अपनी पीछे की जेब से सिगरेट केस निकालकर उसमें से 2 सिगरेटें निकाली। उनमें से एक ग्लोरी की तरफ बढ़ा दी। भाग जाओ यहाँ से, ग्लोरी चिल्लाकर बोली। फेनर ने एक सिगरेट केस में वापस रख ली, दूसरी सिगरेट सुलगा ली, फिर उसका धुआं छत की तरफ छोड़ते हुए बोला, तुम और मैं थोड़ी देर बात करेंगे, पहले मैं, उसके बाद तुम। वो कुर्सी से उठी और दरवाजे की तरफ जाने लगी, लेकिन फेनर ने झपट कर उसकी कलाई पकड़ ली। ग्लोरी उसका मुंह नोचने लगी, अपनी उंगलियों और नाखूनों से उसके चेहरे को खरोचने लगी। फेनर ने एक हाथ से उसकी दोनों कलाइयां पकड़ी और दूसरे हाथ से उसके गाल पर थप्पड़ मारा और फिर उसके गाल पर थप्पड़ मारता ही चला गया। 6-7 थप्पड़ मारने के बाद उसने ग्लोरी की कलाइयां छोड़ दी और बोला, बैठ जाओ। वो कुर्सी पर बैठकर अपने गालों को सहलाने लगी। आज मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाऊंगा, फेनर ने कहा। मैं जानती हूं कि तुम क्या सुनाओगे, मैं उसे नहीं सुनना चाहती। जब कॉल्स ने चोंग को मार डाला तो तुम्हारा जीवन कैसे ठहर गया? तुम्हारी नज़र में जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहा, क्यों, ठीक है ना? हाँ, ग्लोरी ने अपना गाल सहलाते हुए कहा। थेलर और तुम न्यूयॉर्क घूमने गए थे। तुम और चोंग काफी दिनों से नहीं मिले थे, इसलिए चोंग भी न्यूयॉर्क पहुंच गया। जब थेलर किसी काम में बिजी था, तुमने चोंग को देख लिया। कॉल्स ने उस पर नजर रखने के लिए 2 कौने भेज दिए थे। उन्होंने उसे खोज कर मार डाला, ठीक है ना? वो रात में आए थे, चोंग मेरे साथ ही था। उनमें से एक ने मुझे पकड़ लिया और दूसरे ने उसका गला काट डाला। मैं कुछ न कर सकी, लेकिन मैंने मन ही मन फैसला जरूर कर लिया था कि मैं इसका बदला जरूर लूंगी, ग्लोरी ने डूबी हुई आवाज में कहा। तुम अच्छी औरत नहीं हो, इसलिए मुझे दुख नहीं हो रहा। अगर तुम अच्छी होती तो कभी का बदला ले चुकी होती। ग्लोरी रोने लगी। फेनन ने कहा, थेलर को एक नया खिलौना मिल गया। लिंडसे नाम की एक लड़की से उसकी मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। वो उसे चाहने लगा था और फिर किसी तरह उसे अपने घर ले आया था। मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि फिर क्या हुआ होगा। उसने बाद में उसे मरवा डाला। तुमने उस लड़की की लाश देखी, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। बताओ, अब तुमने क्या किया?
तुम सब कुछ जानते हो, फिर मुझसे क्यों पूछते हो? ग्लोरी बोली। तुम मेरे पास क्यों आई थी? मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। मैंने सोचा कि हैरी को नाच नचाने और कॉल्स को फंसाने का बहुत अच्छा मौका है। मैंने सुना था कि तुम किसी काम को अपने हाथ में लेने के बाद उसे अधूरा नहीं छोड़ते। मैंने काली पोशाक पहनी और तुम्हारे पास चली गई। मैं सोचती थी कि अगर तुम मेरे पास मेरिंडिले के नाम से आई थी। तुमने कहा था कि तुम्हारी छोटी बहन कहीं गुम हो गई है। तुमने सोचा था कि अगर मैंने केस ले लिया तो मैं एक ना एक दिन कॉल्स तक पहुंच जाऊंगा। तुमने मुझे इशारा दिया 12 चीनी, क्योंकि कॉल्स के आदमी क्यूबा से हमेशा 1 दर्जन चीनी लाते थे। तुमने थेलर के साथ मिलकर प्लानिंग की और लिंडसे के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हाथ पैर और सिर कटी लाश वहीं रखी जहां मैं जा सकूं, और जब मैं उसे पाऊं तो यही समझूं कि मरा हुआ शरीर मैरिन डिले का है, जबकि डिले का कोई वजूद ही नहीं था। थेलर ने तुम्हारी पीठ पर निशान बनाए जब तुम मुझसे मिलने आई थी। मुझे थेलर ने फ़ोन किया था। ये तुम्हारे लिए कपड़े उतारने का संकेत था। निशान देखकर मैं वास्तव में इम्प्रेस हो गया था। वो निशान बहुत अच्छे थे। थेलर ने वास्तव में गलती की थी। वो चाहता था कि मरे शरीर को मकान से बाहर ले जाया जाए। वो चाहता था कि तुम मुझसे मिलकर जितनी जल्दी हो सके वापस लौट जाओ, ताकि डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मरने के वक्त में गड़बड़ी न होने पाए। तुम्हारे मिलने के अगले दिन मैं उस मकान में नहीं पहुंच पाया और थेलर अपने कवनों को साथ लेकर चोंग की डेड बॉडी मेरे ऑफिस में छोड़ गया, ताकि मैं पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो जाऊं। कुर्सी पर बैठी ग्लोरी हैरानी से सुन रही थी। हाँ, थेलर का ये ख्याल गलत था। मैं उसे बहुत समझाया करती थी। मेरे पास प्लान बनाने का वक्त नहीं था, लेकिन मैं ये ज़रूर सोचती थी कि किस तरह थेलर का बैड लक लाया जाए। मैंने तुम्हें 6 ग्रांट दिए क्योंकि मुझे भरोसा था कि तुम केस ज़रूर ले लोगे। जब तुम्हारी सेक्रेटरी मुझे होटल ले गई, मैं चुपके से खिसक गई। मैरिन डिले का यही अंत हो जाता है। मैं हैरी के साथ की वेस्ट आ गई और तुम्हारे आने का इंतज़ार करने लगी। थेलर ने कवनों से कहा था कि डेड बॉडी को ग्रांड सेंट्रल से टैंक में फेंक दे। इस बात का कोई मतलब नहीं। तुम मेरे पास अगर कॉल्स के बारे में साफ बता देती तो मैं इसी तरह काम करता जिस तरह अब किया है। तुम इस तरह बात कर रहे हो जैसे वो मर चुका है। हाँ, वो मर चुका है। तुम लकी हो जो गलत काम के लिए भी अच्छी योजना बना लेती हो। ग्लोरी ने लंबी सांस ली। वो कुछ कहना चाहती थी कि फेनर बोल उठा। वो आदमी जिसने लिंडसे की लड़की की हत्या की थी मारा जा चुका है। तुम मेरी मुवक्किल हो। पॉसिबल है कि लिंडसे को थेलर के बारे में पता चल गया है। उसने मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन मैंने कोई मदद नहीं की। जो भी हो, तुमने मुझसे कांटेक्ट किया और मैंने अपना काम ख़त्म किया। अब तुम फिर नोलन के साथ अपने रिलेशन बना सकती हो। मुझे तुम में या नोलन में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हारे साथ क्या बीतेगी मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। वो उठा और तेजी से बाहर निकल गया। नोलन हॉल में खड़ा था। जब फेनर सीढ़ियों से उतरा तो उसने नोलन में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो सड़क पर आ गया और पॉन अमेरिकी एयरपोर्ट की तरफ चल दिया। तो ये थी पूरी कहानी। यकीनन ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आगे कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगली नई सनसनीखेज कहानी में तब तक के लिए अलविदा और देखते रहिए जज्बा।